गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का विज्ञान, जो पहला पाठ है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या है, उसके बाद देखेंगे रासायनिक समीकरण क्या है, उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया होता है तो क्या क्या परिवर्तन होता है, रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं, उसी तरह रासायनिक समीकरण के भी प्रकार होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया। आप लोग 9th क्लास में पढ़ेंगे परिवर्तन के बारे में। परिवर्तन मतलब पदार्थ में परिवर्तन। जैसे पढ़ेंगे दो प्रकार के परिवर्तन, एक भौतिक परिवर्तन और एक पढ़े होंगे रासायनिक परिवर्तन। एक भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है कि वैसा परिवर्तन जिसमें कोई नए पदार्थ न बने, उसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और रासायनिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ बनता है, उसको रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, देखिए भौतिक परिवर्तन का मतलब, जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं, जल। तो जल को सूत्र होता है H2O। जब इस जल को गर्म किया जाए तो वाष्प बनेगा, जिसको जल वाष्प कह सकते हैं, और इस वाष्प का भी सूत्र होगा H2O। तो इसमें अवस्था तो बदला, ये द्रव अवस्था में है, ये वाष्प की अवस्था में है, गैस की अवस्था में है, लेकिन उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बना। तो जल से जल वाष्प का बनना कैसा परिवर्तन है, तो कहेंगे भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, और ये जो भौतिक परिवर्तन होता है, इसको दोबारा पहले के रूप में लाया जा सकता है, जिसको विज्ञान के भाषा में उत्क्रमणीय कहते हैं, रिवर्सिबल। उत्क्रमणीय कहते हैं मतलब एक अवस्था से, चाहे एक पदार्थ को दूसरे रूप में बदलकर फिर से उसी रूप में लाया जा सके, उसी को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। लेकिन इसमें भी जितने भी सब परिवर्तन, सारे भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय नहीं होते हैं। जैसे पेड़ काटना, देखिए पेड़ को काटना आप पता है भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है। पेड़ है और उस पेड़ को हम लोग काट दिए तो क्या कोई नया पदार्थ बना? नहीं बना। तो कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। लेकिन ये रिवर्सिबल नहीं है, पेड़ को काट के फिर से उसको जोड़ नहीं सकते हैं। तो क्या सभी भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होती है? कहेंगे नहीं होती है। ठीक है, जिससे पेड़ काटना, कागज को फाड़ना, क्योंकि कागज को फाड़ने पे कागज ही बनता है, कोई नया चीज़ तो बनता नहीं है, तो वो भौतिक परिवर्तन है। लेकिन क्या उत्क्रमणीय है? नहीं है। तो उत्क्रमणीय भौतिक परिवर्तन के लिए सही है, लेकिन सभी परिस्थितियों में नहीं। इसमें भी मतलब हम लोग इतना सिर्फ बोल सकते हैं कि सभी घटनाओं में भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय नहीं होता है। समझे? रासायनिक परिवर्तन में क्या कहते हैं कि जिसमें नए पदार्थ का निर्माण हो। ठीक है, नए पदार्थ का निर्माण हो। जैसे हम लोग एक नाम सुनेंगे अमोनिया के बारे में। तो अमोनिया का निर्माण जब नाइट्रोजन को और हाइड्रोजन को मिलाया जाता है तो अमोनिया का निर्माण होता है। ठीक है, तो जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिला के अमोनिया बनाएंगे तो अमोनिया एक नया पदार्थ है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अलग अमोनिया एक नया पदार्थ है। हम लोग अभी समझे कि जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होगा वो रासायनिक परिवर्तन होगा। तो भौतिक परिवर्तन जैसे उत्क्रमणीय हो रहा था, तो ये होगा अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय। लेकिन क्या ये सभी कंडीशन में अनुत्क्रमणीय होगा? जैसे ये भौतिक परिवर्तन के लिए सभी सिचुएशन में उत्क्रमणीय नहीं हो रहा था, उसी तरह ये सभी अवस्थाओं में अनुत्क्रमणीय नहीं होगा। अनुत्क्रमणीय का मतलब पुनः कभी कभी लेके जाया जा सकता है। उत्क्रमणीय माने पहली अवस्था में या पहले रूप में नहीं ले जाया जा सकता है, इसका मतलब नहीं ले जाया जा सकता है। लेकिन ये भी सभी कंडीशन के लिए लागू नहीं हो रहा था, ये भी नहीं होगा। अब कैसे? देखिए इसका एग्जाम्पल। अनुत्क्रमणीय का मतलब पहले जिस अवस्था में था उस अवस्था में नहीं जा सकता है, लेकिन ये जाता है।
ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिला के अमोनिया बनाया जाता है हैबर विधि से, और फिर अमोनिया से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बनाया जा सकता है। तो ये बताइए उत्क्रमणीय है कि अनुत्क्रमणीय है? जब दोबारा पुनः उसको बना लिए तो उत्क्रमणीय है, लेकिन यही हम लोग को क्या बताया कि अनुत्क्रमणीय है। ये हम लोग बोल सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं, लेकिन क्या सभी के लिए होते हैं? कहेंगे नहीं। यहाँ भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं, लेकिन क्या सभी के लिए होते हैं? तो कहेंगे नहीं होते हैं। ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन कब होगा? जब कोई नया पदार्थ बनेगा, और नया पदार्थ बनने की प्रक्रिया को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, जो हम लोग का चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। देखिए, हम लोग पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, जिसको इंग्लिश में केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया तभी होगा जब कोई नया पदार्थ बनेगा, और नया पदार्थ तभी बनेगा जब दो पदार्थ मिलेंगे। अकेले कोई पदार्थ नया पदार्थ कैसे बनेगा? ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक पदार्थ किसी नए पदार्थ का निर्माण करे, उसको रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। और हम लोग पढ़े अभी, क्या भौतिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया होगा? नहीं होगा। रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि उसमें नया पदार्थ बनता है, इसमें भी नया पदार्थ बन रहा है। तो नया पदार्थ जब बनेगा उसी को क्या कहेंगे हम लोग? रासायनिक अभिक्रिया। जैसे हम लोग देखते हैं एक एग्जाम्पल, कार्बन को जलाया जाए, तो कार्बन को जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि कोई भी पदार्थ बिना ऑक्सीजन के तो जलेगा नहीं। तो कार्बन और ऑक्सीजन को जब मिलाया जाता है, चाहे कार्बन को जब जलाया जाता है, तो जो गैस निकलता है उस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों को जब मिलाया जाता है, दोनों अब आपस में अभिक्रिया करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। तो क्या कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक ही चीज़ है? नहीं है। कार्बन किसी भी चीज़ को जलाने के लिए होता है। जिस पदार्थ में कार्बन की मात्रा जितनी कम होती है वो बहुत कम ज्वलनशील होता है। जिस पदार्थ में कार्बन की मात्रा जितनी ज़्यादा होती है वो बहुत अधिक ज्वलनशील होता है, उतना ही ज्वलनशील होता है। तो कार्बन के बिना कोई पदार्थ नहीं जल सकता है। और ऑक्सीजन किसी भी पदार्थ को जलाने के लिए चाहिए, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड आग को बुझाने में काम आता है। हम लोग को कितना बार क्वेश्चन पूछता है कि अग्निशामक यंत्रों में कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको CO2 के नाम से जानते हैं। तो देखिए, ये भी जलाने के काम में आता है, ये भी जलाने के काम में आता है। इन दोनों को मिला के जो बनता है, दोनों रिएक्शन करके जो बनता है CO2, बुझाने के काम में आता है। समझ आ रहा है? तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर, तो ये क्या है? नया पदार्थ कोई बना है। तो जब नया पदार्थ बनेगा तो रासायनिक अभिक्रिया हुआ। तो क्या ये रासायनिक अभिक्रिया है? कहेंगे हाँ है। ठीक है, तो कार्बन और ऑक्सीजन, एक चीज़ और देखते हैं यहाँ पे, जिससे जो नया पदार्थ बना है उसको हम लोग अभिकारक कहते हैं, या अभिकर्मक भी कहते हैं। जिससे नए पदार्थों का निर्माण होता है उसको अभिकारक या अभिकर्मक कहते हैं। और जो नया पदार्थ बनता है अभिक्रिया के बाद, उसको उत्पाद कहते हैं या प्रतिफल कहते हैं। तो हम जैसे क्वेश्चन पूछे कि अभिकारक या अभिकर्मक क्या है, तो कहेंगे वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको अभिकारक या अभिकर्मक कहते हैं, और वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनता है उसको उत्पाद कहते हैं या प्रतिफल कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं देखते हैं। हम लोग कब कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है? तो उसकी 4 विशेषताएं हैं। पहला है अवस्था में परिवर्तन। अगर कोई पदार्थ मतलब अभिकारक किसी दूसरे अवस्था में है और उत्पाद दूसरी अवस्था में हो गया तो उसको कहेंगे अभिक्रिया हुआ। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जब दोनों की अभिक्रिया कराई जाती है तो जल का निर्माण होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन किस अवस्था में होता है? गैस अवस्था में। ऑक्सीजन भी गैस अवस्था में, और जल किस अवस्था में? द्रव अवस्था में। तो जब अवस्था बदलता है तो रासायनिक अभिक्रिया हुआ। ये कभी नहीं कहना है कि बर्फ को
पिघला के द्रव बना दिए तो गैस अवस्था हो थी, सॉरी द्रव अवस्था में हो गया तो उसको हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। नहीं, क्योंकि उसमें कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाने पे जल नया पदार्थ बन रहा है। अभी बताइए, बर्फ़ को अगर थोड़ा सा तापमान देंगे तो किस में बदल जाएगा? जल में। तो ये तो ठोस अवस्था में है, ये द्रव अवस्था में है, तो क्या ये रासायनिक अभिक्रिया है? नहीं है, क्योंकि बर्फ़ का सूत्र भी H2O, जल का सूत्र भी H2O, तो कोई नया पदार्थ बना ही नहीं। तो नया पदार्थ बनेगा तब देखेंगे कि उसके अवस्था में परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है। हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया है। दूसरा है रंग में परिवर्तन। अभिकारक किसी दूसरे रंग का हो, उत्पाद किसी दूसरे रंग का बने, तभी भी कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। तीसरा है तापमान में परिवर्तन। अगर अभिकारक का तापमान कुछ और हो, उत्पाद का तापमान कुछ और हो, तो हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया है। मैं फिर कह रहा हूँ कि उसमें अभिक्रिया में कोई नया पदार्थ बना हो तभी इन सबको देखना है। नया पदार्थ नहीं बना हो, वो अभिक्रिया को देखना ही नहीं, वो रासायनिक अभिक्रिया है ही नहीं। उसके बाद है गैस का उत्सर्जन। गैस का उत्सर्जन, गैस का उस अभिक्रिया से बाहर निकलना। ठीक है, तो इस चारों को याद रखिएगा। कई बार ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा गया है कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताओं को बताइए। देखिए, अब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया को तो देख लिए, अब देखते हैं रासायनिक समीकरण क्या है। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण को इंग्लिश में केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण का मतलब क्या होता है ये देखिए ध्यान से। अभी हम लोग एक रिएक्शन लिखे थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों को मिलाए तो हमको क्या मिला? जल। रासायनिक अभी इसके अभी जस्ट पहले बताए थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया गया तो क्या बना? जल। इसमें जो जिससे उत्पाद का निर्माण हुआ या जो अभिक्रिया में भाग लिया उसको अभिकारक कहे थे, और जो बना था उसको उत्पाद कहे थे। तो इसमें जल उत्पाद हो गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिकारक हो गया। हम लोग देखना रासायनिक समीकरण क्या है। तो ये बताइए, ये एक पूरा का पूरा सेंटेंस में लिखा हुआ है, लिखा जा सकता है कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया जाता है तो जल का निर्माण होता है, और उसको शॉर्ट फॉर्म में करके हम लोग लिखे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जल का निर्माण करता है। इससे भी तो ये भी एक प्रकार का समीकरण है जिसको कह देंगे शब्द समीकरण, क्योंकि शब्दों में लिखा गया है। लेकिन जब इसको हाइड्रोजन को H2 लिखेंगे, ऑक्सीजन को O2 लिखेंगे और जल को H2O लिखेंगे तो ये भी एक प्रकार का समीकरण है। ये समीकरण है, ये भी समीकरण है। और समीकरण हमको कैसे पता चला समीकरण है? किसी रासायनिक अभिक्रिया को छोटा करके हम लोग लिखे हैं, संक्षिप्त रूप में लिखे हैं तो उसको समीकरण कहेंगे। ये कैसा समीकरण है? शब्दों में लिखे हैं तो शब्द समीकरण है। ये रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा लिखे, इसको कहते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक है, अब रासायनिक समीकरण में क्या क्या है? ये हाइड्रोजन का संकेत है, ऑक्सीजन का संकेत है, ये जल का सूत्र है। क्या है ये? संकेत। ये भी क्या है? संकेत। और ये क्या है? सूत्र। तो कहेंगे संकेतों तथा सूत्रों की सहायता से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में लिखना, प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसको हम लोग क्या किया? हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर जल का निर्माण करता है, इसको संक्षिप्त रूप में लिखे किसकी सहायता से? संकेतों और सूत्रों की सहायता से। यहाँ पे देखिए लिखे हैं, संकेतों तथा सूत्रों की सहायता से किसी रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में लिखना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। समझ में? तो किसी भी अभिक्रिया को छोटा करके लिखना, संक्षिप्त का मतलब ही होता है छोटा करके लिखना, और उसको किसकी सहायता से? संकेतों और सूत्रों की सहायता से। अब हम लोग देखते हैं रासायनिक समीकरण के प्रकार। तो रासायनिक समीकरण के दो प्रकार होते हैं। रासायनिक समीकरण के दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार का नाम है संतुलित रासायनिक समीकरण, और दूसरा है असंतुलित रासायनिक समीकरण। देखिए, रासायनिक समीकरण के बाद है रासायनिक समीकरण के प्रकार। तो रासायनिक समीकरण दो प्रकार के, एक संतुलित रासायनिक समीकरण, एक असंतुलित। संतुलित का मतलब बराबर। अब क्या बराबर? तो अभिक्रिया में दो चीज होते हैं, एक अभिकारक होता है और एक उत्पाद होता है। अभी हम लोग देखे थे जल बनाने में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या था?
अभिकारक, और जल क्या था, उत्पाद। तो उसी तरह किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ये दो चीज़ होते हैं, एक अभिकारक और एक उत्पाद होता है, ठीक है। तो संतुलित किसको कहेंगे, जो बराबर हो। और क्या बराबर हो हम आगे देखते हैं। असंतुलित किसको कहेंगे, जो बराबर नहीं हो। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। देखिए रासायनिक समीकरण के दो प्रकार होते हैं, एक संतुलित रासायनिक समीकरण और एक असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं उस वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद, अभिकारक का मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया है, और उत्पाद का मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद बना है। तो जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद के तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान हो। एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम लोग लिखे थे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाने पर अमोनिया का इसका निर्माण होता है। तो इसमें नाइट्रोजन के तत्व है, नाइट्रोजन तत्व है, इसके परमाणु की संख्या 2 है, इधर परमाणु की संख्या 1 है। तो यही करें कि अभिकारक तथा उत्पाद के, तो जो तीर के इधर लिखा है बाईं ओर जो अभिक्रिया में भाग लिया वो अभिकारक है, और जो तीर के दाईं ओर लिखा है जो अभिक्रिया के बाद बना है उसको उत्पाद कहते हैं। तो अभिकारक तथा उत्पाद के तत्वों के परमाणुओं की संख्या जब समान हो, समान का मतलब बराबर, तो उसको कहेंगे संतुलित। लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है और यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, तो क्या ये संतुलित है, तो नहीं है। तो इसको संतुलित करने की भी विधि होती है, जिसका चर्चा हम लोग आगे करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे हम बता देते हैं कि संतुलित कैसे किया जाता है। देख लीजिए, नाइट्रोजन 2 है, तो इधर नाइट्रोजन 2 करने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो नाइट्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। हाइड्रोजन 2 है, इधर 2 तियाँ 6, तो यहाँ पे लिख देंगे 3, हाइड्रोजन भी हो गया 6। तो ये हो गया संतुलित। असंतुलित में कहते हैं वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद के तत्वों के परमाणुओं की संख्या असमान हो। जहाँ पे ये समान होगा, यहाँ पे क्या है, असमान। तो असमान होगा तो उसको क्या कहेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने पे जल का निर्माण होता है। तो देखिए हाइड्रोजन की संख्या 2 है और ऑक्सीजन की संख्या इधर 2 है, इधर 1 है। तो ये बराबर है कि नहीं है, बराबर नहीं है, मतलब असमान है। तो इसको कहेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण।